Hello everyone, this is Shuchi and today I am going to teach you about the very important topic जो कि हमारा है टॉपिक एड्स का। एड्स का टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि हमारा इंडिया जो कि रैंक करता है 3rd पोजीशन पे WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि कितने ज़्यादा एड्स पेशेंट यहाँ पर पाए जाते हैं। इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट का आप कह सकते हो एफर्ट करने के बाद या जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं उन सभी के बाद भी अभी भी बहुत सारे अप्रॉक्स 2 मिलियन से ज़्यादा जो पीपल्स हैं वो HIV एड्स से आप कह सकते हो कि ग्रसित है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ये टॉपिक 12th क्लास की रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में है और इससे रिलेटेड आप अपने प्रोजेक्ट को भी बना सकते हो। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया हुआ है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में जान सको और जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतना ही अच्छा होगा। जस्ट बिकॉज अगर आप में अवेयरनेस नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाओगे और ये बीमारी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, HIV एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है आप पहले समझें। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो किसकी वजह से होता है, HIV वायरस की वजह से होता है। इसका भी फुल फॉर्म हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ जनरल चीज़ें हैं जो सभी को पता होंगी क्योंकि जितने भी NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या दूसरी जितनी भी गवर्नमेंट के कुछ आप देखते हो टीवीज़ में, रेडियोज़ में आप एडवर्टाइजमेंट सुनते हो उससे रिलेटेड कि जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है या जितने भी लोग मतलब नीडल्स का यूज़ करते हैं, ऐसी नीडल्स का जो ऑलरेडी किसी HIV पेशेंट ने यूज़ किया है, तो इससे ये बीमारी फैलती है। तो सबसे पहले तो हम कुछ जनरल चीज़ें बता दें। जैसा कि आपको पता ही है, एड्स जो कि कैसा है, एक ऐसी बीमारी है जिससे इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है इम्यून सिस्टम का, या आप कह सकते हो हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है पूरी तरीके से। इसीलिए इसका नाम ही है, क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाम से आप मतलब समझो, मैंने आपको हमेशा बोला है एक्वायर का करने का मतलब क्या है कि ये बीमारी आप पैदा होते ही नहीं अपने साथ लेके आए हो, इनेट नहीं है, एक्वायर है, मतलब आप बाद में इसको ग्रहण करते हो, एक्वायर करते हो। तो ये क्या हो गया, एक्वायर्ड। इम्यूनो का मतलब क्या है, इम्यून सिस्टम से है। इम्यूनो डेफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, इस बीमारी जब ये बीमारी होती है एड्स, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरीके से वीक हो जाता है, या आप कह सकते हो डेफिशिएंट हो जाता है, कमी हो जाती है उसमें, हमारी बॉडी में बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये क्या है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, जो कई सारे ग्रुप ऑफ डिजीजेस होती हैं। ग्रुप ऑफ डिजीजेस का मतलब क्या हो गया, आपने सुना होगा जो भी किसी अगर कोई एड्स पेशेंट है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम एड्स की वजह से तो नहीं मरता है, लेकिन उसको दूसरी बीमारियां हो जाती हैं जिसकी वजह से वो मर जाता है। हो सकता है कि उसको कैंसर हो जाए, हो सकता है कि उसको डायरिया हो जाए, हो सकता है कि उसका फीवर ना उतर रहा हो, उसकी याददाश्त चली जाती है जिसे डिमेंशिया कहते हैं, लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं, स्प्लीन बढ़ जाती है। तो ऐसे कई सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से उस पर्सन की डेथ हो जाती है अगर उस पर्सन को HIV है तो। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि नाम से क्लियर हो रहा है। आप यहाँ पे देखो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब ये सारी बीमारियां हुई और आपने HIV को एक्वायर कर लिया है, आपके बॉडी में एड्स आ गया है जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डेफिशिएंट हो गया है, मतलब हमारी इम्यूनिटी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, बीमारियों से जो लड़ने की ताकत है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी रहती है। अब हम फर्दर इसकी स्टडी के बारे में बात करते हैं। डिटेल स्टडी हम इसकी आपको बताएंगे सो डैट आपका प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा बन सके। और ये नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जनरल चीज़ें सबको पता होती हैं, लेकिन जो ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हीं को ज़्यादा नॉलेज पता होती है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको इसके बारे में सब कुछ पता रहे कि एक्चुअल में ये कैसा वायरस है, किस तरीके से बॉडी पे अटैक करता है और क्यों इसकी वजह से पूरा का पूरा हमारा इम्यून सिस्टम बेकार हो जाता है, या क्यों कोई पर्सन एड्स की वजह से ना मर के दूसरी बीमारियों से मर जाता है, सारी चीज़ों के बारे में हम आपको आज बताएंगे।
तो देखो आप यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एड्स की जो डिस्कवरी हुई थी आप कह सकते हो वो 1981 में हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? यूएसए में हुई थी। यूएसए में आप यहाँ पे मेंशन भी कर लो कि यूएसए में क्या हुआ था, एड्स की डिस्कवरी हुई थी। और ये कब हुई थी? 1981 में। देन आफ्टर 1983 में इसको LAV के नाम से जाना गया। किसके थ्रू? मॉन्टेग्नियर एक थे, उन्होंने इसको LAV नाम दिया। LAV का मतलब होता है लिम्फ एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। लिम्फ एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, आप इसको समझ लें। लिम्फ एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। इसका क्या मतलब है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि कोई भी पर्सन जिसको अगर एड्स वायरस हो गया है, उसके जो लिम्फ नोड होते हैं वो साइज में इंक्रीज कर जाते हैं। और ये साइज में इंक्रीज इसलिए कर जाते हैं क्योंकि हमारे जितने भी लिम्फ नोड हैं उनके अंदर ऐसे आप समझ सकते हो कि सोल्जर सेल्स की तरीके से कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो सोल्जर की तरीके से वर्क करती हैं। कोई भी अगर बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी डिजीज हमारे बॉडी में आती है तो उससे लड़ने के लिए काम करने लगती हैं। तो जब उन दोनों में फाइट होती है तो भाई जिस ऑर्गन में वो रह रही हैं ऑफकोर्स उस पर कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो उसकी वजह से उसका साइज जो है वो बढ़ने लगता है। तो क्योंकि लिम्फ का साइज बढ़ने लगता है, एडिनोपैथी हो जाती है, इसीलिए इसको सबसे पहले 83 में नाम क्या दिया गया था? LAV, यानी कि लिम्फ एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। और ये नाम किसने दिया था? मॉन्टेग्नियर ने दिया था। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में सबसे पहले चेन्नई में ये वायरस देखने को मिला था 86 में। और ये होमोसेक्सुअल में ही, जो आप होमोसेक्सुअल नहीं कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि जो सेक्स वर्कर्स थे उनके अंदर ये बीमारी सबसे पहले चेन्नई में पाई गई थी 86 में। ICTV ने 86 में ही इस पर्टिकुलर वायरस को नाम दिया गया HIV। ICTV क्या है? ICTV टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस की जो इंटरनेशनल कमिटी होती है जो कि वायरस की पूरी टैक्सोनॉमी, उन्होंने ही पूरा इसका नाम क्या दिया? HIV। और HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, आप इसको देख लो। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो, I कैपिटल रख लो आप क्योंकि HIV, और इसी के साथ आप डेफिशिएंसी लिख दोगे और वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म होता है। किस फैमिली से ये बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है रेट्रोवायरिडीज की फैमिली से। और इसका जीनस क्या है? लेंटिवायरस इसका जीनस है। तो आपसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, नीट में, या आपका जो बायोलॉजी से रिलेटेड UPTGT का पेपर होगा या PGT का पेपर होगा, उसमें ये पूछा जा सकता है कि HIV वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आपका आंसर होगा रेट्रोवायरिडी। इसका जीनस क्या है? लेंटिवायरस है। अभी मैं आपको इसमें सारी चीज़ें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको पूरा देखिएगा और समझते रहिएगा। फिर हम बात कर रहे हैं HIV के स्ट्रक्चर की। तो HIV का जो स्ट्रक्चर होता है वो सॉसर बॉल की तरीके का होता है, बिल्कुल सर्कुलर नेचर होता है। जिस तरीके से एक सॉसर बॉल होती है उस तरीके से इसका स्फेरिकल नेचर, मतलब आप कह सकते हो स्ट्रक्चर होता है। और इसमें टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। वो 4 पार्ट्स के नाम आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला क्या है? आउटर एनवेलप, एनवेलप यानी लिफाफा, यानी कि आप कह सकते हो बाहर का जो खोल है। इनर कोर जो अंदर का है। जेनेटिक मटेरियल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि HIV में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि मैंने बोला आपको कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे बॉडी में एंटर कर रही है, उस वायरस का ऐसा कैसा नेचर है जो कि हमारे पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम को बेकार कर दे रहा है, सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत को खो दे रहे हैं हम। तो वो क्या रीज़न है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल अकेला काम नहीं करता है, इसको काम कौन कराता है? ये एंजाइम्स कराते हैं। और ये कौन कौन से एंजाइम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, याद रखिएगा आप सभी। पहला, इसमें टोटल जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं 3। कौन कौन से हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दूसरा है इंटीग्रेस और तीसरा होता है प्रोटीएज। तो मैंने आपको आउटर एनवेलप के बारे में बताया था, जो बाहर की तरफ होगा ये ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ पे देखो इसको, ये जो आप देख रहे हो ये ऊपर वाला, ये
इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इजी है। आपको क्या करना है, जिन लोगों को नहीं आता है बनाने वो सीख लें। इस तरीके से आप बना दो। इसके अंदर आप 2 आरएनए ऐसे दिखा दो, यहाँ पे आप इनके एंजाइम्स दिखा दो। फिर क्या करोगे आप, इस तरीके से एक सर्कल करो, सर्कल करने के बाद एक और बार सर्कल कर लो और देन आप इस तरीके से नॉब लाइक स्ट्रक्चर बना दो। तो इसको बनाने से जो बेसिक स्ट्रक्चर है HIV वायरस का वो आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको डायग्राम भी पता चल जा रहा है। देन आप इसको सजाने का काम कर दो भाई। आप इसको पूरा इस तरीके से सर्कुलर कर सकते हो और इधर भी आप इसको सर्कुलर कर सकते हो। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा HIV वायरस का, जिसमें से ये जो नॉब आपको दिख रहे हैं, ये नॉब इस तरीके से, ये वाला नॉब, ये जो बाहर का नॉब है, क्योंकि आउटर हम लोग एनवेलप की बात कर रहे हैं। आउटर एनवेलप में मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं क्या होती हैं। एक तो ग्लाइकोप्रोटीन 120 बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है ग्लाइकोप्रोटीन 41 जिसे हम ट्रांस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्वेश्चन नीट के पेपर में आया हुआ है और जहां तक उम्मीद है 120 के बारे में भी पूछा जा सकता है आने वाले कई सारे पेपर में, क्योंकि ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 ही है जिसकी वजह से आज तक कोई भी दवा नहीं बन पाई है HIV को कंट्रोल करने की पूरी तरीके से। मतलब कंट्रोल नहीं हम कह सकते, हम बोल सकते हैं पूरी तरीके से खत्म करने की आज तक केवल इसी की वजह से दवा नहीं बन पाई है। क्यों नहीं बन पाई है? क्योंकि ये जो वायरस होता है भाई, हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, वो क्या करती हैं, किसी भी वायरस को पहचान करके उसको खत्म करने का काम करती हैं। आप इस तरीके से समझें। अब क्योंकि ये 120 क्या करता है, बार बार गिर जाता है, इसके गिर जाने से एंटीबॉडी इसको पहचान नहीं पाती हैं। भाई अगर आप पहचान नहीं पाओगे तो हो सकता है कि आप अपनी ही सेल को मार दो। तो वो क्या करती है, उसको पहचान नहीं पाती, इसलिए वो उस पर कोई भी हमला नहीं करती है और ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता चला जाता है। यहाँ पे अगर मैंने आपको ये बात बता दी है तो एक और बात मैं आपको बता दूं, हमारी बॉडी में सबसे पहले जहाँ पे जिस सेल को ये वायरस एंटर करता है आप कह सकते हो, उसको हम बोलते हैं मैक्रोफेज। उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज। इन सभी के बारे में मैं आपको आगे भी डिटेल में बताऊंगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो किसका बना था, ग्लाइकोप्रोटीन 120 का, ग्लाइकोप्रोटीन 41 का। ग्लाइकोप्रोटीन 120 ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, जो कि बार बार शेड होता रहता है, गिरता रहता है। और दूसरा है ग्लाइकोप्रोटीन 41। 41 क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन है, ये इस मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन या आउटर एनवेलप का वो कौन सा पार्ट है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ रहता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन 41। ये हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि आखिर ये वायरस किस तरीके का है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो मैंने आपको बोला HIV का जो स्ट्रक्चर है वो बॉल के तरीके का है। इसमें 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, आउटर मेम्ब्रेन, इनर कोर, जो जेनेटिक मटेरियल है वो, और चौथा है एंजाइम। आउटर एनवेलप मैंने आपको बोला है 2 चीजों से मिलकर बना है, GP120 यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन 120 और GP41। 120 बाहर की तरफ रहता है जो बार बार गिरता रहता है, और इस वजह से वायरस की कोई भी दवा नहीं बन पाई है आप कह सकते हो, क्योंकि ये गिरता है तो एंटीबॉडी इसको पहचान नहीं पाती है। जब तक एंटीबॉडी पहचानेगी, आपने सपोज कोई ऐसी दवा बनाई जो कि इस वायरस के अगेंस्ट वर्क करे, अब जैसे ही इसका गिर जाएगा तो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट वर्क ही नहीं कर पाएगी, वो उसको मारेगी ही नहीं, वो सोचेगी तो अपना ही है भाई, इसको क्यों मारे हम। 41 कौन सा है, जो कि इस मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है। देन हम बात कर रहे हैं इनर कोर की, जिसमें 2 चीजें होती हैं, P17 और P24। P17 को हम लोग मैट्रिक्स प्रोटीन कहते हैं। आप यहाँ पे देखो ये वाला, ये जो अंदर का मैंने बनाया हुआ था, ये आपका जो P17 है, P17 इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स प्रोटीन कहते हैं। और P24 जो अंदर वाला है इसे हम कहते हैं कैप्सिड प्रोटीन। कैप्सिड का मतलब होता है कोट, ठीक, कैप्सिड कैप्सूल लाइक, ये आप देखो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। अब जेनेटिक मटेरियल कौन से होते हैं इसमें, भाई इसमें 2 RNA होते हैं और ये दोनों ही सिंगल स्ट्रैंड होते हैं।
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। जो स्टूडेंट्स बोर्ड के हैं उनको मैं बता दूं, एग्जामिनर अगर आप इससे रिलेटेड मॉडल बनाओगे या प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आरएनए में एचआईवी में कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, तो आपको बताना होगा 2 स्ट्रैंड होते हैं सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के। अच्छा, एक चीज़ और, डबल स्ट्रैंड नहीं होते हैं, ये 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। डबल 2 समझ के डबल मत बोल देना, ठीक है। और एंजाइम्स, जैसा कि मैंने आपको बोला, इसमें 3 एंजाइम होते हैं। यहाँ पे आप 2 दिखा दो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दूसरा है प्रोटीएज और तीसरा है इंटीग्रेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसका काम क्या होता है? अब यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्यों हमारे बॉडी में किस तरीके से ये वायरस आ रहा है और हमारी सेल उसको पहचान नहीं पा रही है या हमारी एंटीबॉडी उसको पहचान नहीं पा रही है, किस तरीके से ये हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है। जो आपका नॉर्मली, अगर हम सेंट्रल डोग्मा की बात करें, सेंट्रल डोग्मा आपको मैं दूसरे लेक्चर में बताऊंगी क्या होता है, आप बस शॉर्ट में समझो क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से बनती है प्रोटीन। लेकिन इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से ये जो एचआईवी का आरएनए था, ये आरएनए जो है एचआईवी का आरएनए ये बनाने लगता है डीएनए, और जबकि रियलिटी में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। लेकिन एचआईवी के वायरस की वजह से क्या हुआ, आरएनए जो एचआईवी का आरएनए था इसने क्या किया, डीएनए को बनाया। तो मतलब हमारी बॉडी का जो डीएनए था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि एचआईवी का वायरस हमारे ह्यूमन सेल के, हमारे बॉडी के डीएनए के अंदर मिल गया। तो हमारा डीएनए कैसा हो गया, वायरल डीएनए, क्योंकि आरएनए से डीएनए बनेगा किसकी वजह से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से। फिर प्रोटीएज का क्या काम है, प्रोटीएज जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। और इंटीग्रेज का क्या काम है भाई, जो वायरल जीनोम है, वायरल डीएनए जो है हमारा, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से कन्वर्ट हुआ था, वो अब होस्ट सेल के अंदर आ जाएगा। तो इसकी भी लाइफ साइकिल मैं आपको पूरी बताऊंगी अभी कि किस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल होती है, किस तरीके से जो एचआईवी का वायरस है वो ह्यूमन सेल में आता है, मैक्रोफेज में आता है। या आप इस तरीके से समझो, सपोज ये हमारा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, ये हमारे बॉडी के डीएनए से मिलता है, मिल करके क्या बना लेता है, वायरल डीएनए बना लेता है। अब हमारे बॉडी के अंदर इसके वायरस आ गए, ये हमारी बॉडी के सेल को किल करते रहते हैं। किसको किल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये किल करते हैं टी हेल्पर सेल्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये टी हेल्पर सेल्स, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख दे रही हूँ। टी हेल्पर सेल का काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी को आप कह सकते हो मदद करते हैं। हेल्प करने का मतलब क्या होता है, मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं, बीमारियों से लड़ने में। तो ये हमारे बॉडी के मैक्रोफेज सेल में आए, उन्होंने हमारे डीएनए को बदल दिया, वायरस वाला डीएनए बना दिया। वायरस वाले डीएनए बनाने के बाद ये अपना खुद का जो है आप कह सकते हो जेनेटिक मटेरियल हमारे बॉडी में भेजते रहते हैं और हेल्पर टी सेल को खत्म करते जाते हैं। आप इमेजिन करते चलो, आप ये सोचो भाई हमारा खुद का डीएनए अच्छा खासा काम कर रहा था, अगला दूसरे जो आतंकवादी हैं वो हमारे ग्रुप के साथ आके मिल गए, हमारे ही साथ रहने लग गए, खाने लग गए, और वो हमारे बॉडी पर अपना कंट्रोल, मतलब हमारे ऊपर हमारे ही घर में आके वो अपना कंट्रोल चलाने लग गए कि भाई आपको ये काम करना है, ये काम करना है। और उन्होंने अपने नंबर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मतलब उन्होंने क्या किया, अपनी जो है और लोगों को, अपने और आतंकवादियों को बुलाने लग गए, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, पूरा का पूरा जो हमारा एरिया था वो उनके हवाले हो जाएगा, वो कैप्चर हो जाएगा। तो सेम चीजें होती हैं एचआईवी वायरस का, हमारी बॉडी के अंदर भी यही रोल होता है। वो हेल्पर टी सेल को मारती चली जाएंगी भाई, उन्हीं को बंदी बना लोगे आप, तो वो मदद आप किससे मांगोगे, जो आम जनता है वो मदद किससे मांगेगी, अगर जो मेन जो हेड है उसी को वो कब्जे में कर लेंगे तो सेम प्रोसेस होती है एचआईवी वायरस से रिलेटेड भी। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एचआईवी वायरस क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, जिसकी वजह से क्या होता है, एड्स बीमारी होती है।
एड्स में क्या होता है, इम्यून सिस्टम हमारा ख़त्म हो जाता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत ख़त्म हो जाती है। और ये किस वजह से होती है, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से। मतलब अगर कोई पेशेंट है जिसको HIV वायरस है, जिसकी बॉडी में HIV वायरस है, अगर वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है दूसरे पार्टनर के साथ तो उसको ये बीमारी फैल सकती है। दूसरा क्या तरीका है, अगर सपोज कोई HIV पेशेंट है, उसको सिरिंज लगाया गया, उसको नीडल से कुछ भी उसने किया, प्रिक किया, या उसको ड्रग कोई दिया गया, कोई दवा दी गई, और सेम वही नीडल दूसरे किसी पेशेंट में यूज़ कर दी जाएगी तो भी उसके अंदर ये बीमारी फैल जाएगी, क्योंकि उसका जो ब्लड था, जो HIV वायरस था, वो अब दूसरे के में डाल दिया गया है, तो भी ये बीमारी फैल जाती है। एक केस ऐसा आया हुआ था जिसमें जो नॉर्मल पर्सन था, जिसने कभी भी ऐसी कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं की हुई थी दूसरे के साथ, उसको भी HIV वायरस हो गया था। और उसका यही रीज़न था कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के टाइम पर उसको दूसरे किसी की, HIV पेशेंट वाले की नीडल लगा दी गई थी, जिसकी वजह से उसके बॉडी में भी वो वायरस चले गए थे। तो ऐसे कई सारे रीज़न होते हैं। अगर आप शेविंग ब्लेड का कट लग गया है, उसको यूज़ कर लो किसी HIV पर्सन के, तो दूसरे को भी HIV एड्स हो जाता है। लेकिन साथ खाने से बैठने से नहीं होता है, तो उनको हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, उनको आइसोलेट नहीं करना चाहिए। HIV पेशेंट को उनको भी बहुत ही अच्छे से रखना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, उनके सीमेन का, उनके फ्लूइड का कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, उनके मतलब ब्लेड वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो फिर ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जितने ज़्यादा अवेयर रहोगे उतना बेटर होगा। तो सबसे पहले तो आपका अवेयर रहना ज़रूरी है, और साथ ही साथ दूसरों को अवेयर रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे मेथड्स हैं जिसकी वजह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। एक अवेयरनेस है, दूसरा जितने भी आपका अनप्रोटेक्टेड अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो तो उसको ना करके, या लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करके, या ऐसी कोई नीडल्स का यूज़ ना करके, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी पूरी तरीके से प्रॉपरली आप चेक करो पहले कि जिसका ब्लड आपको चढ़ रहा है वो कहीं HIV पेशेंट तो नहीं है। वैसे तो ये सब सारा काम हॉस्पिटल का जिम्मेदारी होता है जहाँ से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, बट एक बार आप भी इस चीज़ को अवेयर रहोगे तो ही ज़रूरी अच्छा रहेगा आपके लिए, सभी के लिए। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज क्लास। थैंक यू स्टूडेंट। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा।